नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। मौर्यन एम्पायर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम जो है पोस्ट मौर्यन इरा यानी मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का जो काल है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। हम मौर्योत्तर काल पे आते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो है भारत में जो है चार जो डायनेस्टीज हैं, चार वंश हैं, उन्होंने रूल किया। तो उनमें सबसे पहले आती है आपकी सुंग डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के बाद जो है आती है आपकी कण्व डायनेस्टी, तो कण्वा डायनेस्टी। फिर उसके बाद आते हैं सातवाहन वंश यानी सातवाहन डायनेस्टी, और फिर चेदी या महामेघवाहन वंश यानी चेदी या महामेघवाहन डायनेस्टी। तो ये कुल चार डायनेस्टीज, रूलिंग डायनेस्टीज हैं जो पोस्ट मौर्यन इरा में रूल करती हैं। अब इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के बारे में मैं आपको फिर कनेक्ट करता हूं। तो हम पहुंचते हैं मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे उनके बारे में। जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन थे? वो थे बृहद्रथ। ठीक है, अब बृहद्रथ का जो सेनापति था यानी जो जनरल था वो पुष्यमित्र शुंग था। मैंने बताया था आपको, सेनापति पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने ये क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग ये धोखे से बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ठीक है, तो हत्या करने के बाद में जो है ये स्वयं अपने आप जो है मगध साम्राज्य की सिंहासन पर बैठता है और वहाँ से एक नए वंश की नींव डालता है जिसका नाम है शुंग वंश। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फाउंडर कौन हुए इसके? तो फाउंडर हुए पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो इसके संस्थापक, शुंग डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन माने जाएंगे? वो माने जाएंगे पुष्यमित्रा शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग क्या है? वो फाउंडर माने जाते हैं शुंग डायनेस्टी के। अगर हम बात करें तो इनके जो पुरोहित थे, पुरोहित माने कि धर्माधिकारी या प्रधानमंत्री, दोनों ही जो है पद उनके पास होते थे। वो महर्षि पातंजलि थे जिनको योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। तो इनके अगर पुरोहित की बात करें तो पुरोहित कौन हुए इनके? पतंजलि। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, यानी इन्होंने वैदिक धर्म को बड़ी कड़ाई से जो है अप्लाई किया अपने स्टेट में, और इनको जो है ना बौद्ध धर्म का उत्पीड़क माना जाता है। कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि इन्होंने जो है ना बहुत सारा नरसंहार, बहुत सारे जो बौद्ध विहार हैं उनको जो है नष्ट करवाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई, ऐसा इनके ऊपर कलंक माना जाता है। तो ये प्रबल क्या थे? प्रबल ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। तो अगर हम बुद्धा टेक्स्ट की बात करें, बुद्धा टेक्स्ट में इनको, ठीक है, इनको बौद्ध धर्म का उत्पीड़क माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो बुद्धिज्म के ऊपर है बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क इनको माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए, अगर भरहूत स्तूप की बात की जाए, भरहूता स्टैचू की, तो भरहूत स्तूप बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये भी ध्यान रखना ना, एक जो है स्टैचू, बौद्ध स्तूप बनवा था, भरहूत स्तूप, तो बनाने का श्रेय मिलता है पुष्यमित्र शुंग को। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भरहूत स्तूप बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग है। ऐसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि आप नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो पुष्यमित्र को जो है ना कट्टर ब्राह्मणवादी पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क समझते हैं। ऐसे में भरहूत स्तूप कैसे बनवाएगा, ये आइडिया आ जाता है। लेकिन भरहूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। आगे चलते हैं। विदर्भ एक स्टेट थी, विदर्भ। ठीक है, विदर्भ का जो रूलर था वो था यज्ञसेन। तो यज्ञसेन जो था पुष्यमित्र का, इनका स्वाभाविक शत्रु था।
इनकी इनसे शत्रुता रहती थी, जैसे भारत पाकिस्तान की शत्रुता रहती है ऐसे ही इनकी शत्रुता रहती थी। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अब जो पुष्यमित्र शुंग हैं आपके, इनका जो पुत्र था, देखें जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, तो इनकी जो स्वाभाविक शत्रुता थी वो यज्ञसेन से थी, जो विदर्भ के शासक थे, मैंने बताया यज्ञसेन, ये कहाँ के थे, विदर्भ के शासक, ऐसे इसको समझेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपने, इनके जो पुत्र थे अग्निमित्र, अग्निमित्र पुष्यमित्र के पुत्र थे, ठीक है, तो अग्निमित्र को इन्होंने भेजा डिफीट करने के लिए यज्ञसेन को, तो इन्होंने इनको हराया, ठीक है, यज्ञसेन को पराजित करने के लिए भेजा। तो इन्होंने इनको पराजित किया यज्ञसेन को। अब इनकी जो एक चचेरी बहन थी यज्ञसेन की, चचेरी बहन, ठीक है, जिसका नाम था मालविका, ठीक है। तो इतिहास में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि माना जाता है कि अग्निमित्र और मालविका में जो है प्रेम संबंध थे, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर जो है, इनके प्रेम संबंधों के बारे में जो जानकारी मिलती है, कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। दोनों शब्दों को मिला के इन्होंने इस ग्रंथ का नाम लिखा है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी है, और अग्निमित्र का जो युद्ध का जो यज्ञसेन पर, विदर्भ पर युद्ध का जो वर्णन है वो भी इसी में दिया गया है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो पुष्यमित्र ने क्या किया कि खारवेल, जो कलिंग स्टेट था आपका, पहले कलिंग स्टेट में एक शासक होता है खारवेल, ठीक है, तो उसके बाद आता है खारवेल। खारवेल शासक कहाँ का होता है, कलिंग का शासक, ठीक है। कलिंग का शासक कौन होता है, खारवेल। तो कलिंग का युद्ध होता है किसके साथ, पुष्यमित्र के साथ में। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र का युद्ध खारवेल के शासक जो है, कलिंग के शासक खारवेल से होता है, और जिसमें पुष्यमित्र जो है पराजित हो जाते हैं खारवेल से, ठीक है, तो ये इनसे हार जाते हैं, ऐसा इतिहास में वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है शासक उनके पुत्र अग्निमित्र बनते हैं। अब हम अग्निमित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं अग्निमित्र, ठीक है। तो अग्निमित्र कुछ समय तक शासन करते हैं, और अग्निमित्र के बाद इन जो है ना देवभूति शासक होते हैं, फिर होते हैं देवभूति। और देवभूति, पुराणों के अनुसार देवभूति क्या है, अंतिम शासक हैं इस वंश के, ठीक है। देवभूति इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, और देवभूति के बाद जो है ये जो वंश है इसका पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वंश जो चलेगा वो होता ये है कि देवभूति का एक मिनिस्टर होता है, देवभूति के रूल में एक मंत्री होता है वसुदेव, ठीक है। तो देवभूति की हत्या कर देता है कौन, वसुदेव। देवभूति की वसुदेव नाम का मंत्री, ठीक है, वसुदेव जिसका मंत्री होता है, देवभूति की हत्या कर देता है, ठीक है, और हत्या करके जो है स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। और अब जो है ये क्या करता है, एक ये नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है कण्व वंश। अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। अब है कण्व डायनेस्टी, ठीक है। तो दूसरा चलता है आपका कण्व डायनेस्टी, कण्व वंश या
कण्व डायनेस्टी। ठीक है, तो अगर फाउंडर की बात करें, मैंने अभी बताया फाउंडर कौन हुए, फाउंडर हो जाएंगे इसके देवभूति। तो देवभूति इसके फाउंडर हैं, ध्यान रहे देवभूति जो हैं आपके फाउंडर हो जाएंगे वसुदेव, इसके फाउंडर होंगे वसुदेव। और वसुदेव देवभूति की हत्या करके वसुदेव जो है एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कण्ववंश। और अब कण्ववंश स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कण्ववंश के जो शासक हैं इसमें जो है कुल मिलाकर 4 शासक होते हैं। तो सबसे पहले तो जो शासक होंगे वो होंगे वसुदेव। ठीक है, तो कण्ववंश के पहले जो शासक हैं वो वसुदेव हैं। वसुदेव के बाद दूसरे जो शासक होते हैं वो होते हैं भूमिमित्र। ठीक है, भूमिमित्र के बाद जो तीसरे शासक जो माने जाते हैं, तीसरे शासक माने जाते हैं नारायण। और चौथे जो रूलर होते हैं वो होते हैं आपके सुशर्मन। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 रूलर हुए हैं कण्व डायनेस्टी में। ठीक है, तो जो सुशर्मन है इनकी हत्या सिमुक करवा देता है। ठीक है, तो हत्या कौन करवाता है इनकी, सिमुक। तो सिमुक द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और सिमुक जो है एक नए वंश की जो है स्थापना करता है, नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। तो इसके बाद हम चलते हैं आंध्र सातवाहन वंश पे। ठीक है, थर्ड आता है आपका आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो फाउंडर करें, पूछ लिया जाता है एग्जाम में फाउंडर कौन है इसके, तो इसके फाउंडर जो हैं वो हैं सिमुक। सिमुक इसके फाउंडर माने जाते हैं। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर सिमुक माने जाते हैं। अब ये जो अपनी जो कैपिटल बनाते हैं यानी राजधानी, वो प्रतिष्ठान या इसको पैठान भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठान ये अपनी राजधानी बनाते हैं। अगर हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या करते हैं ये, लैंग्वेज अपनी जो है प्राकृत को मानते हैं और स्क्रिप्ट इनकी होती है ब्राह्मी, यानी लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत। ठीक है, तो ये आंध्र सातवाहन वंश प्रारंभ हो जाता है। अगर हम सातवाहन वंश के बारे में प्रमुख शासकों की बात करें तो इनमें सबसे पहले प्रमुख शासकों में आते हैं सातकर्णी प्रथम। पहले शासक आएंगे आपके सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम या सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापति की उपाधि दी जाती है। इनको दक्षिणापति कहा जाता है। अप्रतिहत चक्र भी कहा जाता है। दूसरा अप्रतिहत चक्र इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं सातकर्णी प्रथम की। इन्होंने क्या किया कि सिक्के चलवाए और सिक्कों पर श्री सात उत्कीर्ण करवाया, श्री सात लिखवाया। तो श्री सात ऐसे करके श्री सात नाम के सिक्के चलाए, नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, तो ये आंध्र सातवाहन वंश के पहले शासक थे सातकर्णी प्रथम। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे जो शासक आते हैं वो आते हैं हाल। दूसरे कौन से आते हैं? हाल।
ठीक है। हाल जो थे ये जो है कवि थे, और जो विद्वान लोग थे उनको विद्वानों को प्रश्रय देते थे, यानी विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, इनको विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जैसे जो हाल थे कवि थे, इन्होंने गाथा सप्तमी, गाथा सप्तशती एक ग्रंथ था जिसकी इन्होंने रचना की थी। किन्होंने की थी? हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये जो रचना थी ये काव्य ग्रंथ था, यानी काव्य रचना थी, क्योंकि ये कवि थे तो इन्होंने काव्य रचना की थी हाल ने। हाल के बारे में ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक प्रसिद्ध व्याकरणविद माने जाते हैं सर्ववर्मन, वो इन्हीं के राज दरबार में रहते थे। तो जो व्याकरणविद हैं, व्याकरणविद सर्ववर्मन, ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहते थे, हाल के दरबार में। हाल के बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। थर्ड आता है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये इस वंश के महान शासक माने जाते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगर इनके हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इनका 166 एडी से लेकर 130 एडी तक इनका शासनकाल माना जाता है। रूल किया है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अगर हम बात करें, इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है इनको, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ठीक है, देखो आंध्र सातवाहन वंश भी जो है, जैसे जो आपकी शुंग डायनेस्टी थी, उन्हीं के अनुसार इन्होंने भी ब्राह्मण धर्म को कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो और बात करें इनकी, ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, फॉलोवर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय देना प्रारंभ किया। ठीक है, जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने प्रारंभ किया तो दो गांव थे आपके, अजकालकीय, अजकालकीय, और दूसरा जो ग्राम था वो था करजक। ठीक है, तो ये जो दो ग्राम थे ये इन्होंने, ठीक है, बौद्ध विहार में दान दिए। ठीक है, बौद्ध विहार में दान दिए, यानी बौद्ध धर्म के लोगों को इन्होंने, बौद्ध भिक्षुओं को दान दे दिया, ऐसा माना जाता है इनके बारे में। अगर हम बात करें इनकी उपाधियों की, तो इन्हें राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां धारण की हुई थी। तो राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां धारण की हुई थी, विंध्य नरेश की उपाधि धारण की हुई थी। तो ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बातें। ठीक है, इन्होंने अपने रूलिंग टाइम में एक शक किंग थे, शक शासक थे नहपान, उनको डिफीट किया था। ठीक है, तो शक शासक नहपान को इन्होंने हराया, शक शासक नहपान को हराया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी। ठीक है, देखो क्या था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, देखो ये जो अपने इनमें ऐसी परंपरा थी कि ये अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी का मतलब है कि गौतमी उनकी माता का नाम था। ऐसे ही अगला आता है वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी, तो इससे पता लगता है कि वशिष्ठी उनकी माता का नाम है। ठीक है, तो फोर्थ आते हैं आपके वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी। वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी, ठीक है, जो वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी है,
ये 130 एडी में जो है इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया और 154 एडी तक रूल किया। तो टाइम भी लिख देते हैं 130 एडी से 150 एडी, यानी 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक, राइट। तो वशिष्ठी पुत्र जो पुलवामी हैं आपके, इन्हें द फर्स्ट आंध्रा किंग यानी प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? प्रथम आंध्र सम्राट, प्रथम आंध्र सम्राट, ठीक है। एक आपके शासक हैं रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन जो है ना शक किंग है, शक शासक है। इन्होंने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार डिफीट किया। तो लिख देंगे शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया, रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। ऐसा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के लिए साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं। इन्होंने 2 बार रुद्रदामन जो शक किंग थे उनको डिफीट किया है। अगर हम आगे चलते हैं, पुलवामी के बाद 2 और थोड़े थोड़े टाइम के लिए शासक बने हैं। 5वें नंबर पे है आपका शिव सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी। थोड़ा थोड़ा टाइम है उनका, लिख देता हूं। इसके बाद आए हैं शिव श्री सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी, राइट। आगे चलते हैं। आंध्र सातवाहन वन में अगले जो रूलर हैं वो आते हैं आपके यज्ञश्री सातकर्णी। 7th हैं आपके यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है ये आपके 174 एडी में जो है रूल करना प्रारंभ किया और इन्होंने 203 एडी तक किया। तो 170 ईस्वी से 203 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी ने, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये जो थे यज्ञश्री सातकर्णी, ये जो है ना अति महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। इन्होंने क्या, इनके जो सिक्के मिले हैं उन पर जो है ना पिक्चर मिली है शिप की, यानी जहाज की पिक्चर मिली है, जिससे क्या ज्ञात होता है? ये होता है कि इनके पास अपनी नौसेना और ये जल यात्रा प्रेमी भी थे, यानी और जल यात्रा थी तो व्यापार भी करते होंगे, तो इनसे व्यापार मतलब कि जो है भारत से बाहर भी व्यापार करते थे। तो सिक्कों पर जहाज के चित्र इनके मिले हैं, सिक्कों पर जहाज के चित्र, ठीक है, इनके पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये व्यापार व जल यात्रा प्रेमी थे, ठीक है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो ये यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में थी। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनका जो साम्राज्य है आंध्र सातवाहन वंश का, वो जो है विभाजित हो जाता है और यहीं पे जो है इनका पतन हो जाता है। अब यज्ञश्री सातकर्णी के बाद जो है दूसरा जो है वंश चलता है चेदी या महामेघवाहन वंश। लेकिन उससे जानने से पहले हम जो थोड़ा सा जो है आंध्र सातवाहन वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अगर हम इनके प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका कैसे वर्क करता था, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो है ना इनके पास सामंत होते थे, सामंत। और सामंत जो है 3 प्रकार के सामंत रखते थे। एक राजा, ठीक है, राजा जो सम्राट के नीचे कार्य करता था। दूसरा होता था महाभोज, राजा के बाद होता था महाभोज।
और तीसरा होता था सेनापति यानी आर्मी जनरल। ठीक है, आर्मी जनरल या आर्मी कमांडर। तो ऐसे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता था। ठीक है, आहार होता था, आहार जिला को कहा जाता है या जनपद को आहार कहा जाता था। ठीक है, एक इनके पास गोलमिक होता था। गोलमिक कौन होता था? वो गांव का मुखिया होता था, गांव का जो प्रधान होता था वो क्या होता था? गोलमिक कहा जाता था उसको। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अगर हम इनकी सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम या सोशल लाइफ कैसी थी वो देखें, थोड़ा सा उस पर जो है प्रकाश डालते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में जो है जो महिलाएं होती थी वो एजुकेट थी, काफी एजुकेट थी, तो महिलाएं शिक्षित थी। तो महिलाओं के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। महिलाएं क्या थी? शिक्षित थी। दूसरा क्या था कि महिलाओं का संपत्ति में भी अधिकार था। महिलाएं संपत्ति में भागीदार थी, जो आज तक नहीं है। ठीक है, भागीदार थी। प्रसिद्ध प्रदाह सिस्टम या पर्दा प्रथा जिसको बोलते हैं वो नहीं था, तो लिख देते हैं पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, ऐसा माना जाता है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो वर्ण संकर व्यवस्था आई थी, एक नई व्यवस्था, वर्ण संकर व्यवस्था पर रोक लगा दी। वो मैं समझा दूंगा कि वर्ण संकर व्यवस्था क्या थी। वर्ण संकर व्यवस्था पर रोक लगाई इन्होंने। अब हम वर्ण संकर समझ लेते हैं, वर्ण संकर होता क्या है। देखो, पहले हम वर्ण व्यवस्था लिखते हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे होते हैं। अगर इनमें शादियां जो है एक दूसरे वर्ण से कर लेता है, या ब्राह्मण वैश्य से कर ले, क्षत्रिय शूद्र से, या ये इससे कर ले, या इससे ऐसे कर ले, तो क्या कि जातियां उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो ये जो थी यही वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर व्यवस्था थी। तो इन्होंने इस पर रोक लगाई। ठीक है, यानी ताकि ये जो है ना शुद्ध रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रह सके, ये इन्होंने सिस्टम यहाँ पे प्रारंभ किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो राज परिवार की महिलाएं थी। राज परिवार की महिलाएं अधिकांश राज परिवार की महिलाएं बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, यानी बौद्ध धर्म को मानती थी। ठीक है, तो राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म का पालन करती थी। ठीक है, अगर हम राज परिवार के पुरुषों की बात करें तो पुरुष क्या है? वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये वैदिक धर्म का पालन करते थे। महिलाएं बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी और पुरुष वैदिक धर्म को फॉलो करते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, चेदी या महामेघवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं चेदी या महामेघवाहन वंश। चेदी महामेघवाहन वंश। ठीक है, तो आपका जो हाथी गुम्फा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल है, यानी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है कि इस वंश का जो संस्थापक यानी फाउंडर है वो महामेघवाहन है, इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करें
अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी हाथी गुम्फा अभिलेख शिलालेख के अनुसार इसका जो फाउंडर माना जाता है वो फाउंडर महामेघवाहन को माना जाता है। ठीक है, महामेघवाहन इसके फाउंडर हैं। ठीक है, इस वंश का जो फेमस किंग माना जाता है वो खारवेल को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इसका जो शासक था खारवेल, ठीक है, और साउदर्न में जो 3 स्टेट हमेशा पड़ते हैं, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, खारवेल ने इनको पराजित किया था, चेर, चोल व पांड्य को पराजित किया, यानी इन्हें डिफीट किया इसने, ऐसा माना जाता है खारवेल ने। आगे हम चलते हैं। अब चेदी वंश के अगले जो रूलर हैं वो आपके होंगे रुद्रदामन। ठीक है, अगर हम रुद्रदामन की बात करें चलो आगे चलते हैं। तो ये आपके 4 डायनेस्टीज मैंने बताई हैं, जो भारत की 4 डायनेस्टीज हैं जो पोस्ट मौर्यन एरा में जिनका रूल रहा है। अब आगे हम चलते हैं भारत के कुछ हिस्सों पर, थोड़े थोड़े हिस्सों पर जो है कुछ विदेशी शासक भी आए जिन्होंने यहाँ पे रूल किया। अब वो विदेशी शासक कौन कौन थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विदेशी शासक आपके जो हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले आते हैं आपके इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन। ठीक है, हिंद यमन। इंडो ग्रीक शासकों में जो है सबसे पहले आते हैं आपके डेमेट्रियस फर्स्ट या डेमेट्रियस प्रथम। तो पहला जो शासक है वो है डेमेट्रियस फर्स्ट या डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, जो ये डेमेट्रियस प्रथम है ये पहला ऐसा विदेशी शासक है जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। हिस्ट्री में सबसे पहले आने वाला कोई विदेशी शासक है जो, ठीक है, इंडियन लैंड में एंटर किया, वो है आपका डेमेट्रियस प्रथम। तो पहला शासक है ये, ऐसा पहला शासक जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। ठीक है, जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। तो ये डेमेट्रियस प्रथम ही है। ये यहाँ आए, पंजाब के कुछ हिस्सों को पर इन्होंने इन्वेड किया और वहाँ के कुछ हिस्सों को मिलाया और एक छोटा सा जो है स्टेट बनाया, और जिसकी राजधानी इन्होंने 183 एडी में साकल, जिसका आधुनिक नाम सियालकोट है, उसको अपनी राजधानी बनाया। तो 183 ईस्वी यानी एडी में इन्होंने साकल को राजधानी बनाया। ठीक है, साकल का आज नाम सियालकोट है जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, साकल, पंजाब के कुछ हिस्सों को जीतकर इन्होंने साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो शासक आते हैं, दूसरे आते हैं मिनांडर। मिनांडर जो है विदेशी शासकों के, इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं मिनांडर। ठीक है, मिनांडर
जो है 165 BC में जो है शासन स्टार्ट किया और 145 तक इन्होंने शासन किया। 165 से 145, ठीक है। और ये BC है, इधर मैंने AD लिख दिया, ईसा पूर्व। अगर हम मिनांडर की बात करें तो ये भी आपका जो है डेमेट्रियस क्लान से ही संबंधित है, डेमेट्रियस कुल का ही था मिनांडर भी, ठीक है। और बुद्ध टेक्स्ट में इसको मिलिंद कहा गया है, ठीक है, यानी बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है, मिलिंद। और ये एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आया और नागसेन के संपर्क में आने से इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और एक ग्रंथ है नागसेन का मिलिंदपन हो, जिसमें जो है मिनांडर और नागसेन की वार्ता के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। जो ये मिनांडर ने शाकल जो है आपका शाकल, ठीक है, शाकल को इसने बौद्ध शिक्षा का केंद्र बनाया, यानी एजुकेशन ऑफ बुद्ध एजुकेशन, यानी बुद्ध टीचिंग्स का केंद्र माना जाता है आपका शाकल। उसके बाद आपकी जो डायनेस्टी चलेगी, उसके बाद आएगी शक डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी है शक डायनेस्टी। शक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। सेकंड है आपकी शक डायनेस्टी, यानी शक वंश। देखो, शक वंश की अगर बात करें तो ये जो लोग हैं, ये लोग सीरिया के बोलन दर्रा था, सीरिया में एक बोलन दर्रा है, वहां से ये लोग जो है भारत में आए थे। तो मैं लिख देता हूं, सीरिया का बोलन पास है, सीरिया बोलन दर्रे से ये लोग आए थे, ठीक है। ऐसा इतिहास में हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि सीरिया के बोलन दर्रे से आए थे। भारतीय स्रोतों में इनको सिथियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिथियन क्लांस, सिथियन क्लांस का माना जाता है, ठीक है। उसके बाद शक वंश की अगर बात करें तो शक वंश में सबसे पहले जो शासक आए थे वो मोगा या माउस आए थे। पहले शासक जो थे वो थे मोगा, उनको माउस भी कहा जाता था। फर्स्ट शासक थे मोगा या माउस, ठीक है। तो मोगा माउस यहाँ आए, इनको जो है ना प्रथम शक शासक कहा जाता है ना। फर्स्ट शक रूलर्स ये हैं आपके मोगा या माउस। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फर्स्ट शक रूलर के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले शक रूलर हैं आपके मोगा या माउस। उसके बाद दूसरा है नहपान, नहपान, ठीक है। नहपान शक डायनेस्टी के दूसरे शासक हैं और इन्होंने अपना जो बनाया वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में अपना शासन किया। वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन यानी पश्चिमी महाराष्ट्र रीजन जो था वहां पे इन्होंने अपना शासन करना प्रारंभ किया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। वो मैंने पहले भी बताया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। आगे चलते हैं, शक डायनेस्टी में आगे आते हैं आपके रुद्रदामन। तीसरे शासक हैं आपके रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन का जो टाइम पीरियड है वो 130 एडी से प्रारंभ होता है और 150 एडी तक जाता है। 130 एडी टू 150 एडी, ठीक है। ये भी शक शासक हैं आपके रुद्रदामन। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने सिंध, कोंकण, ठीक है, सिंध, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़,
जो गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ आपका, ये सारा जो है ना करीबी करीबी हिस्सा मिलाया और यहाँ पे जो है अपना स्टेट बना के जो है ना शासन किया। मैंने बताया ही है कि धीरे धीरे साइड में थोड़े थोड़े हिस्सों में जो है विदेशी शासक भी जो है राज करते थे। इसमें गुजरात का सौराष्ट्र हिस्सा भी था, ठीक है, सौराष्ट्र। अब क्या था कि सौराष्ट्र में एक लेक है सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील जो पुष्यगुप्त ने बनाई थी मौर्यन एम्पायर में, तो इसका जो है जीर्णोद्धार, इसे दोबारा जो है स्टार्ट किया, सफाई वफाई और इसकी मरम्मत का कार्य जो है वो आपका रुद्रदामन ने किया, तो इसका जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। तो ये रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। अब थर्ड जो डायनेस्टी चलती है वो कुषाण डायनेस्टी चलती है, ठीक है। अब तीसरी जो डायनेस्टी है वो है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी यानी कुषाण वंश। देखो, जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनके जो फोर फादर थे, वो लोग जो है चाइना और जो टर्की का उत्तरी चाइना और जो टर्की का जो हिस्सा है वहां से लोग आए थे, तो इनको चाइनीज टर्की भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चाइनीज टर्की थे, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी में सबसे पहले जो शासक थे वो कुजुल कडफिसस थे। पहले शासक कौन थे? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, ठीक है। और कुजुल कडफिसस को ही जो है फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है कुषाण डायनेस्टी का, ठीक है। यही संस्थापक थे इसके, ठीक है। सबसे पहले कुजुल कडफिसस ने जो है भारत में कुषाण डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद आते हैं विम कडफिसस, दूसरे आते हैं विम कडफिसस। विम कडफिसस कुषाण डायनेस्टी के दूसरे शासक माने जाते हैं और इनको रियल फाउंडर माना जाता है, यानी वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी विम कडफिसस को माना जाता है। अब हम बात करें विम कडफिसस की, तो विम कडफिसस जो थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी ये क्या थे? ये सैविज्म थे, ठीक है। इन्होंने जो है महेश्वर की उपाधि धारण करके जो है शासन किया, ठीक है। महेश्वर भगवान शिव को भी कहा जाता है, तो धारण करके इन्होंने शासन किया। और विम कडफिसस ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जो है गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के चलाए। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ये भी ध्यान रखना। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, गोल्ड कॉइन्स जो है इन्होंने चलाए विम कडफिसस ने, ठीक है। आगे चलते हैं। विम कडफिसस के बाद जो है आते हैं आपके कनिष्क, और कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी के सबसे जो है ना प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक जो है कनिष्क ने जो है शासन किया। आते हैं कनिष्क। प्रारंभ में कनिष्क शैव मतानुयायी थे, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक बन गए। कनिष्क को इतिहास में सेकंड अशोका यानी द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है सबसे ज़्यादा आश्रय दिया, और बौद्ध धर्म का आश्रयदाता भी इनको कहा जाता है कनिष्क को, ठीक है। इन्होंने 78 एडी में जो है, ये 78 एडी में जो है इन्होंने रूलिंग करना प्रारंभ किया, यानी 78 एडी में इनका राज्यारोहण है, लिख देता हूँ राज्यारोहण,
ठीक है। कनिष्क के बारे में बताया जाता है, इन्होंने क्योंकि ये शक डायनेस्टी से संबंधित थे तो इन्होंने शक संवत चलाया, और शक संवत जो आज भी भारत सरकार में शक संवत की मान्यता है। और शक संवत जो माना जाता है वो हिंदी के जो मंथ हैं आपके चैत्र, यानी लगभग 22 मार्च से प्रारंभ होता है। तो इन्होंने शक संवत चलाया, शक संवत जो चैत्र माह से प्रारंभ होता है, यानी 22 या 21 या 22 मार्च जो भी हो, ठीक है, से प्रारंभ माना जाता है। तो शक संवत चलाने वाले कौन थे? वो कनिष्क थे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। प्रारंभ में इन्होंने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर बनाई, ठीक है, पुरुषपुर जिसका वर्तमान नाम पेशावर है, ठीक है। फिर दूसरी राजधानी इन्होंने अपनी मथुरा बनाई, ठीक है, मथुरा का नाम आज भी मथुरा ही है, ठीक है। इन्होंने कश्मीर को जीता और वहां पे कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, तो कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि कनिष्कपुर नामक नगर किसने बसाया? कनिष्क ने। वैसे ऐसे इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। आपको याद हो, मैंने पढ़ा था चतुर्थ बौद्ध संगीति या फोर्थ बौद्ध काउंसिल वसुमित्र की अध्यक्षता में जो हुई थी, वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ये भी लिख देता हूं, रिवाइज हो जाएगा। फोर्थ बौद्ध काउंसिल इन्होंने कराई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रश्रय दिया, इसलिए इनको द्वितीय अशोक यानी सेकंड अशोका भी कहा जाता है, इनको सेकंड अशोका भी कहा जाता है, ठीक है। कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क के दरबार में चरक जैसे विद्वान भी रहते थे, ठीक है। तो चरक जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। चरक प्रथम शताब्दी के महान चिकित्सक माने जाते हैं, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। एक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता, वो जो है चरक ने ही लिखा है। तो पेशे से चिकित्सक यानी डॉक्टर थे चरक आपके। तो कनिष्क के बाद अगर हम कुषाण डायनेस्टी की बात करें तो कुषाण डायनेस्टी में 2 और शासक हुए हैं, एक हुविस्क और एक वशिष्क, ठीक है। और इसी के बाद जो है जो डायनेस्टी है उसका अंत हो जाता है, और यहीं पे आपका उसके बाद शासक में लिख देता हूं। एक तो हुविस्क होते हैं, हुविस्क, ठीक है। शक डायनेस्टी में कनिष्क के बाद जो शासक होते हैं हुविस्क होते हैं, जिनको रुद्रदामन द्वारा हरा दिया जाता है। ऐसा पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शक डायनेस्टी का अंतिम जो शासक था, अंतिम रूलर था, लास्ट रूलर, वो वासुदेव को माना जाता है। तो वासुदेव इस डायनेस्टी के अंतिम शासक माने जाते हैं, अंतिम शासक, ठीक है। तो यहीं पे आपका पोस्ट मौर्यन ईरा यानी मौर्योत्तर काल आपका समाप्त हो जाता है। अभी हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आपको दे देते हैं, आपको घर करके लाने हैं, ठीक है। सोचना है जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। सुशर्मन, क्वेश्चन 1, सुशर्मन किस वंश का शासक था? सुशर्मन किस वंश का शासक था? ऑप्शन भी दे देता हूं। ए शक वंश या शक डायनेस्टी, बी कणु वंश, सी चेदी वंश,
और डी आपको लगाना है सातवाहन वंश। ठीक है, तो सुशर्मन किस वंश का शासक था, यह आपको आंसर देना है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन 2, प्रतिष्ठान का संबंध किस डायनेस्टी यानी वंश से है, किस वंश से है प्रतिष्ठान का। ए ले लेते हैं हम आंध्र सातवाहन, बी ले लेते हैं महामेघवाहन, ठीक है, सी शक, और डी ले लेते हैं कर्ण। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको करने का प्रयास करना है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपका जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे, यानी गुप्त काल के। अब गुप्त काल स्टार्ट हो जाएगा, द गुप्ता एम्पायर, और यहाँ से हम प्रिपरेशन करना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।